नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या है, क्यों होती है, क्या कारण है। अब इसमें जुड़ा हुआ है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी ने आपको मार दिया सर पे, या आप कहीं से गिर गए तो उसके कारण जो दिमाग में चोट लगेगी उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसको कैसे ट्रीट करें, इसके क्या सिम्टम्स होंगे, कितने टाइप्स होंगे, और क्या इसका प्रोग्नोसिस होगा, आउटकम क्या होगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ तो, और कौन कौन सी इसमें जांचें हम कराएं। देखो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को हम ऐसे समझते हैं कि ये कई तीन तरीके से डिवाइड किया गया है: माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी, ब्रेन, मॉडरेट एंड सीवियर। तो पहले मैं बताता हूं आपको माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। माइल्ड मतलब जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को जीसीएस जो होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, उसमें मैंने वीडियो बना रखा है वो कैसे असेस करते हैं। डॉक्टर्स लोग असेस कर लेते हैं जैसे कि हम लोग असेस करते हैं। अगर जीसीएस आपका 13 से 15 के बीच में है तो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। मॉडरेट बोलते हैं 12 से लेके 9 तक, और 8 से 3 तक है तो सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया है जीसीएस के बेसिस पे। उसके अलावा और भी क्राइटेरिया हैं। तो माइल्ड के बारे में मैं बताता हूं। माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है, पेशेंट को अनकॉन्शियस होता है पेशेंट। जैसे उसको ट्रॉमा हुआ, कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ, किसी ने मारा पीटा या उसका सर फूटा या गिरा या एक्सीडेंट हुआ, 0 से लेके 30 मिनट तक अगर वो बेहोशी का हिस्ट्री देता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है, तो ये माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में आता है। उसके अलावा अमनेस्टिक एपिसोड, अमनेजिया मतलब वो उस एपिसोड को भूल जाए मरीज कि जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय से अब तक का कैसे हुआ, वो चीजें भूल रहा है, दैट इज अमनेजिया। ये भी माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में आता है। उसके अलावा पेशेंट का जब हम सीटी स्कैन वगैरह कुछ करेंगे जांच, तो वो नॉर्मल आएगी। नॉर्मल आएगी, उसमें कोई ईडीएच नहीं होगा, एचडीएच नहीं होगा, एसएएच नहीं होगा। ईडीएच मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब आर्कनल हेमरेज और इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा, ये सब आपको सीटी में नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है पेशेंट आपके पास कंफ्यूज रहे, 24 घंटे तक कंफ्यूज है, 24 घंटे बाद वो नॉर्मल है। तो ये है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। क्या इसमें सीटी स्कैन का जरूरत है हेड का? वैसे तो जरूरत नहीं होता है, पर हम इसमें पेशेंट का जीसीएस रेगुलर मॉनिटर करते हैं। क्या इसमें पेशेंट को एडमिट करने का जरूरत है? इसमें ऐसा एडमिट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में। आप रिपीटेड उसका जीसीएस फॉलो करते रहो, उसके बाद आपको सब कुछ ओके लगता है तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो। और एमएलसी मेडिको लीगल केस है तो सीटी स्कैन करा लो। इसमें एमआरआई इंडिकेटेड बिल्कुल नहीं है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में। हाँ, अगर फिर भी कोई लोग एमआरआई कराते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि भाई कोई एमएलसी केस है तो इसलिए। अब आता है सीवियर और एक होता है मॉडरेट। तो मैं यहाँ पे आपको एक सीवियर के बारे में बता रहा हूँ। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होता है, जिसमें जब आपका जीसीएस 3 से लेके 8 हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट आएगा तो हम एटीएलएस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ABCDE। ए मतलब एयरवे, आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करना ही करना है, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एयरवे सिक्योर करेंगे। सर्वाइकल कॉलर आपको अप्लाई करनी है क्योंकि जीसीएस ठीक नहीं है, हार्ड सर्वाइकल कॉलर आपको अप्लाई करना है। सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराना है, एनसीसीटी हेड कराना ही कराना है। ठीक है, जीसीएस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चलेगी। इसमें पेशेंट को आईसीयू नीड है और तुरंत न्यूरो सर्जन या ट्रॉमा सर्जन को आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अगर ऐसा इंसिडेंस है इमरजेंसी में तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट को हो सकता है बरहोल करना पड़े या क्रेनियोटॉमी पे जाना पड़े डेफिनेटिव। तो ये, और बायलेटरल चेस्ट ऑस्कल्टेट करके देखोगे, ई फास्ट करके देखोगे कि कोई एब्डोमिनल इंजरीज तो नहीं है, चेस्ट इंजरी तो नहीं है, कोई न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, कोई कार्डियक टैम्पोनाट तो नहीं है। ठीक है, तो ये सीवियर है। सीवियर में क्या होगा, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है वो 30 मिनट से ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, अमनेस्टिक एपिसोड लंबे समय तक रहेगा, कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रह सकता है। अब जो सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे एडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, ये किस कारण से होगा? इसमें मिडिल मिनिंजियल आर्टरीज
मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज के रप्चर हो जाने से एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा होता है। तो इसमें हम बरहोल भी कर सकते हैं और डेफिनेटिव करना है तो क्रेनियोटॉमी पे भी जा सकते हैं। ये हो गया। उसके अलावा अब आता है आपके पास जैसे एचडीएच, सबड्यूरल हेमाटोमा, इसमें बरहोल का कोई रोल नहीं है। ये किस कारण होता है? ब्रीजिंग वेन्स होती है जिनके रप्चर होने से एचडीएच हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको होता है सब आर्कनोइड हेमरेज, जो कि बेरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने से होता है, और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, जो कि आपको किस कारण से होगा मेनली, ये भी आपका मेनली आर्टरीज वगैरह के रप्चर होने से ही होता है। लेंटिकुलर आर्टरीज जिसे हम बोलेंगे उसके रप्चर होने से हो जाता है। तो ये सीवियर भी हो सकता है, इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है पोस्ट ऑप। तो ये वेरी डेंजरस है, काफी डेंजर होता है। अब बात करते हैं, पर इसको ट्रीट किया जा सकता है, कुछ पेशेंट रिकवर भी हो जाते हैं इसमें, और अगर वो रिकवर होते हैं चाहे ऑपरेशन हुआ हो, उसके बाद इनका प्रलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है लंबे समय तक, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं। मॉडरेट इन दोनों के बीच का रहेगा, माइल्ड और मॉडरेट, वो आपको डिसाइड करना है जीसीएस से देख के, ठीक है ना, जीसीएस ग्लासगो कोमा स्कोर। अब ये क्या होता है कि जीसीएस कभी हो सकता है 15 था, कुछ टाइम बाद 3 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है अभी 8 है, कुछ समय बाद 15 हो जाए। तो जीसीएस वेरी करेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगा पेशेंट का। पेशेंट को आपको क्या करना है? हाइपर वेंटिलेट करना है। हाइपर वेंटिलेट, जो कि PCO2 आपका 25 to 35 रखना है। अब जो हाइपर वेंटिलेशन है इसका क्या फायदा है ब्रेन इंजरी में? हाइपर वेंटिलेशन से CO2 रिटेन नहीं होता है, ब्रेन एडीमा कम होता है, जो दिमाग में सूजन है हाइपर वेंटिलेशन करने से, ठीक है, और प्रेशर कम होता है ब्रेन का हाइपर वेंटिलेशन करने से, ये रहेगा। उसके अलावा अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स भी दो, एंटी एपिलेप्टिक्स भी दो, तो ऐसा माना गया है स्टीरॉइड्स और एंटी एपिलेप्टिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है, पेशेंट को। दूसरी चीज, अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, मैसिव हेमरेज ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हो, क्रिस्टिलॉइड्स आप दे सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है पेशेंट को सेकेंडरी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको अदर ऑर्गन्स भी रूल आउट करने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एंटी एपिलेप्टिक कब दें। अगर रोल नहीं है दे सकते हो आप, अगर जैसे पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, मिर्गी का दौरा आ रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन है, तो आप पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक इंड्यूस कीजिए, दीजिए, कोई इशू नहीं है। पेशेंट को एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्टेड वुंड हो, कोई इन्फेक्टेड चोट हो, बाहर के कोई घाव हो, पेन किलर्स देना है, एंटासिड देना है, क्रिस्टलॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज रखना है, एबीजी करके देखना है पेशेंट एसिडोसिस में तो नहीं है, लैक्टेट तो नहीं बढ़ रहा है, पेशेंट का ग्रेड ऑफ शॉक कौन सा है, ठीक है। अब जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है और जो मोस्ट कॉमन ट्रॉमा होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? जो ट्रॉमा होता है मेनली जैसे एब्डोमिनल ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा, इनमें क्या होता है मेनली हाइपोवॉलेमिक हेमरेजिक शॉक होता है, जिसमें आपको टैकीकार्डिया होगा, बीपी कम जाएगा। पर जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है इसमें जनरली जो हम देखते हैं वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया होता है और बीपी भी लो रहता है। अब इसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया से पेशेंट की जान जा सकती है, तो इसलिए आप एट्रोपिन दे सकते हैं पेशेंट को, एड्रेनलिन वगैरह रखना है आपको, और बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग रखना है। जब पेशेंट रिकवर होता है 4-5 दिन के बाद, तो उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन सपोर्ट और ये सब चलेगा, विद जो न्यूरो सर्जन ने एडवाइस किया है वो मेडिकेशन, ताकि वो जल्दी रिकवर हो, फास्ट रिकवरी हो सके। कुछ होती है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज, जो कि सीटी स्कैन पे विजिबल नहीं होती है, इसलिए उसके लिए एमआरआई पे जाना पड़ता है, और जो सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है उसमें एमआरआई इंडिकेटेड है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके भी फैमिली में, परिवार में किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाएं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।